इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा हमने ये पढ़ा अभी तक कि फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करती है, राइट। और फ्लक्स को चेंज करने के वी हैव थ्री मेथड्स। वन, वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेट को मूव करके। सेकंड, हम चेंज करते हैं एरिया ऑफ द कॉइल, जो कल हमने पढ़ा, किसी कंडक्टर को स्लाइड करके। और तीसरा हम पढ़ेंगे लेटर पार्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में, जब हम एसी जनरेटर की बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को, किसी कंडक्टिंग पीस को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन उसको दें, तो क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। इट इज मोशन ऑफ ए कंडक्टर motion of a conductor in a uniform magnetic field. Motion of a conductor in a uniform magnetic field. किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का अगर मोशन होगा तो उससे क्या होने वाला है। ठीक है, विजिबल है ना ये सारा जो लिखा हुआ बोर्ड पे। सपोज वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगेन हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। इनवर्ड डायरेक्टेड एक मैग्नेटिक फील्ड है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाद में देखते हैं इसमें क्या लिखने वाला पार्ट है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी हैव ए कंडक्टर जिसे हम मूव करा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं इस कंडक्टर को। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा आपको। हमने ये देखा था कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इफ यू रिमेंबर, उसका एक्सप्रेशन ये था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब जब बेटा हम एक कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, सपोज हमने इस कंडक्टर को वेलोसिटी दी v, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, एवरीवेयर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। यहां मैंने आपको बताया था, कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है थीटा एंगल बनाते हुए b के साथ, तो फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा। और बेटा इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था, F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिखा था। ठीक है, अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसा था ना, एफ बी वी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर लगेगी। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये जो Q होता है, ये होता है कोई पॉजिटिव चार्ज, राइट। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी थी। ये भी मैंने आपको बोला था कि हम फाइंड तो फोर्स वही करेंगे जो किसी पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है, बट हमारा चार्ज अगर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है जेके और ये राइट की तरफ जा रहा है। एक कंडक्टर जेके is moving with a velocity v in a magnetic field as shown in figure.
किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर will experience a downward force downward magnetic Lorentz force ठीक है। डाउनवर्ड का यहां मतलब है फ्रॉम जे टू के, जे एंड से के एंड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सो फिर से देखो बेटा, यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कंसीडर कर लेता हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है, कंडक्टर उधर जा रहा है, फोर्स ऊपर लगेगी, तो यहाँ जो भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगी। बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट विल बी डाउनवर्ड। ये जो एंड जे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे के की तरफ। उसके कारण क्या होगा, जब यहाँ के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ के एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, so this has lost electron becomes positively charged, this is gained electron becomes negatively charged, और यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही आ जाएंगे। देखो इनिशियली क्या था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यहाँ एक हमने न्यूट्रल कंडक्टर लिया था। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन जब इधर आए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। देखो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नीचे जो फोर्स लग रही है वो है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एफएम। एफएम फोर्स लग रही है किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन जब ये जे एंड से इलेक्ट्रॉन निकल के के एंड में आ गए, तो अब यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर आपको याद है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा इसको। तो एंड जे जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकम्स पॉजिटिव, एंड के जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकम्स नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी Q इंटू ई। और ध्यान से देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज नीचे डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर डेवलप हो गया। ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगी, दैट वुड बी Fe। इनिशियली क्या था, इनिशियली ये पॉजिटिव भी नहीं था, ये नेगेटिव भी नहीं था, ये इसलिए था क्योंकि वेलोसिटी है तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही थी। द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड, जे से के की तरफ, राइट। नाउ द एंड, देयरफॉर द एंड जे साइड जो है विल बिकम positively charged and the end K will become negatively charged। एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एस्टैब्लिश होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड within the conductor, and so the electrons experience electric force। ये आपने नोट करना है बेटा सारा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से लगेगी, फ्रॉम एंड के टू क्यू, के एंड से जे एंड की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी। ये वाला जो एंड है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, विल बिकम पॉजिटिव, ये गेन करेगा, इट विल बिकम नेगेटिव। सो
इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, तो किसी भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है, तो फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो पहले क्या था बेटा, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ से और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ और नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ और पॉजिटिव हो जाएगा। देयर विल बी अ स्टेज जब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सोचना ध्यान से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधे पोर्शन पॉजिटिव और आधा पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? दिस विल नेवर हैपन, बिकॉज आफ्टर सर्टेन electric field value there will be an electrical force which will balance the magnetic force. तो जब वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड मोशन जो है वो दैट विल बी स्टॉप्ड। मैग्नेटिक फोर्स कितनी है बेटा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितनी है? magnetic Lorentz force is equal to EVB sin 90. So magnetic Lorentz force is EVB sin 90 क्यों है देख लो खुद ही, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इसीलिए लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया है। द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज FE इक्वल्स टू E इंटू E। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दिस इज डाउनवर्ड, और ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दिस इज अपवर्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि ये कंडक्टर मोशन में है। अगर कंडक्टर रेस्ट पे रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे नहीं आएंगे, राइट? मोशन की वजह से, मतलब जो कंडक्टर की वेलोसिटी है वो उसी, जैसे अगर हम बस में बैठे हैं और बस आगे जा रही है तो हम भी तो आगे ही जा रहे हैं लॉन्ग विद द बस, तो जो बस की वेलोसिटी वही हमारी भी, तो एक मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होगी, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी अपवर्ड, और वो कितनी है? स्मॉल e इंटू कैपिटल E। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड, द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एट इक्विलिब्रियम। ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, FE will be equal to FM at equilibrium, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, मतलब at equilibrium the net force on the electron will become 0. Becomes 0, and the downward motion of the electron is stopped. इलेक्ट्रॉन का अब डाउनवर्ड मोशन जो है वो नहीं होगा। Therefore FM FE के बराबर हुआ, so EVB will be equal to small e into E। ये E और E कट जाएगा, तो V आपके पास आ गया। अगर आपको याद हो तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी पढ़ा हुआ है वेलोसिटी फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये समझना नहीं है अभी कि VE/B आ गया, क्या समझना है वो देखो। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो कंडक्टर को मोशन में मेंटेन रखा हुआ है, कंडक्टर मूव कर रहा है, one end is positive, the other end is negative, कंडक्टर मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नीचे आना बंद हो गया अब, क्योंकि अब दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर हो चुकी हैं। जब इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड मोशन जो है दैट हैज स्टॉप, तो हम ये बोलेंगे कि फाइनली आउटकम ये निकला, ये है सिचुएशन। आप देखो
ये एंड जे जो है, ये कंडक्टर था हमारे पास, एंड जे हैज बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टैब्लिश्ड। यहां से ध्यान रखना बेटा, ये ई कितना आ रहा है, देखो बी इक्वल टू ई बाई बी है, तो ई कितना हुआ, देयरफॉर ई इक्वल टू वी बाई बी। ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये आउटकम है, देखो होगा क्या, ए पोटेंशियल डिफरेंस is established across the conductor। इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, एंड द कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नहीं भूलना। जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, या ऐसे बोलें कि वो कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करता है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जेके इज V इक्वल्स टू, देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा बेटा, E होता है V बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम लिखें E इंटू एल। तो E कितना है, ये देखिए, तो V आ जाएगा आपके पास VB इंटू एल, दिस मीन्स V इज इक्वल टू BLV। ये वैसे ही आ गया जैसे कल भी आया था, मोशनल EMF बोला था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ। वो फ्लक्स के चेंज होने से हुआ था, और यहाँ फ्लक्स तो नहीं चेंज हो रहा, बट मोशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, एक साइड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, दूसरी साइड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो मोशनल ईएमएफ, इसीलिए मैंने बोला ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, क्योंकि वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी एल इंटू वी। तो कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, बी एल वी। बी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एल हो गया इस कंडक्टर की लेंथ, ये ठीक है, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। इट मींस, देखिए अगर हम इसको कंक्लूड करें या एक्सपेरिमेंटली इसको हम जस्टिफाई करें, मतलब क्या बनता है इस पूरे एनालिसिस का, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग पाथ ले लिया और यहां एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, कोई सेल नहीं, कोई बैटरी नहीं, लेकिन हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे अभी ले लिया था जेके, वही नाम रख लो फिर से, और अगर इन रेल्स को टच करते हुए ये कंडक्टर मूव करे, सोचो कंडक्टर के मूव करने से क्या हुआ था, एंड जे पॉजिटिव हो गया था, के नेगेटिव हो गया था, तो क्या होगा, ये कंडक्टर एक्चुअली एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब हमने सेल नहीं लगाया, सेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। कब तक ऑन रहेगा, जब तक कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर को मोशन में रहा हुआ है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण it is behaving like a source of EMF, and therefore it can supply, we can get current, it can supply current to any load. So that means we can get current without any cell or battery, with the help of a conductor. The only thing is कंडक्टर को मूव करना है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज जस्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंडक्टर को मूव कराना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज, अगर फोर्स की एनर्जी कंसिडरेशंस की अगर हम बात करें कि एनर्जी आई कहां से, बल्ब ऑन हो गया,
तो मजा ही हो गया, बिना कुछ किए वर्क बल्ब ऑन हो गया क्या? बिना कुछ किए नहीं हुआ बेटा। एनर्जी कंसिडरेशन देखो, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इज, अगर आई करंट फ्लो कर रही है, आपको पता है करंट आई एल बी साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज आई एल बी। याद है, एक चार्ज की जब बात करते हैं, ये भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, चार्ज की बात करते हैं तो क्यू वी बी, पूरे कंडक्टर की बात करेंगे तो कितनी फोर्स होगी? आई एल बी। लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करूं कि इसका रेजिस्टेंस आर है, बट आई इज इक्वल टू, या ऐसे रहने दो, एफ इज इक्वल टू बी एल बी, तो अगर पावर की बात करें, मैकेनिकल पावर कितनी होगी? मैकेनिकल पावर जिससे ये मूव कर रहा है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है बेटा पावर। सो वी कैन राइट आई एल बी इंटू वी। तो मैकेनिकल पावर आई पी एम विल बी इक्वल टू, आई की जगह वी बाय आर लिख लें, एल बी इंटू वी। और अभी हमने देखा वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ रहा है, ये कहां से आ गया फॉर्मूला पता है ना? पावर इज आल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ऐसे होता है देखो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये 11th वाला मैकेनिक्स है, वर्क अपॉन टाइम भी पावर है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। सो मैकेनिकल पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, सो दैट इज आई एल बी इंटू वी। ठीक है, और अभी हमने देखा कि v होता है बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, आ गया। ये कौन सा है जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, इनटू ये भी बी एल वी है। इफ यू लुक इट केयरफुली यू विल हैव बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, ये मैकेनिकल पावर है। पहले मैकेनिकल पावर मतलब जो इस कंडक्टर को मोशन में लाने के लिए पावर चाहिए, मैकेनिकल पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। दोबारा से बता दूं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इज आई एल बी साइन थीटा, here theta is 90, so F is equal to ILB and power is force into velocity। कंडक्टर अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स into ILB into v, so PM is equal to v by r into IL। ठीक है, और देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, द इलेक्ट्रिकल पावर इज PE इक्वल टू आई स्क्वायर आर। याद है, ऐसे पावर होता है V इंटू आई, पावर के बड़े सारे फॉर्मूले पढ़े थे, V इंटू आई, तो V की जगह अगर आप आई आर लिखोगे तो पावर का एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी तो है, फिर आई का सेम एक्सप्रेशन डाल दो, V बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर इंटू आर हो गया, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या V बाय आर का होल स्क्वायर डालो। ध्यान से देखना, आप V कितना है, बी एल वी बाय आर, देखो कितना बना, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी आ गई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर है, एक आर कट जाएगा, देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू पीई। मैकेनिकल पावर भी तो इतनी ही थी, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन, कि कंडक्टर को मूव करने के लिए जो हम एनर्जी स्पेंड करेंगे पर यूनिट टाइम, जो हम वर्क करेंगे पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम को ही पावर बोलते हैं, वही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कहीं से एडिशनल एनर्जी नहीं आ रही, कहीं पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर इज एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल पावर, तो बोलेंगे द मैकेनिकल पावर used for the motion of conductor
gets converted into the electrical power. ठीक है, दैट इज व्हाई वी से कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है। ये नहीं है कि हमारे पास सेल नहीं है, बैटरी नहीं है, तो बल्ब कैसे ऑन हो गया। उस कंडक्टर को मोशन में लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है, हमारे पास यहाँ केमिकल एनर्जी नहीं है, वी हैव गॉट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। तो आप अगर सोचोगे कि जनरेटर में क्या होता है, तो जनरेटर में भी मैकेनिकल वर्क होता है। उसके अंदर एक कॉइल होती है, उस कॉइल को या तो आदमी खुद घुमाता रहे पूरा दिन तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या फिर उसमें जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, व्हाटएवर जिस पे भी उसका वर्किंग है, तो उससे वो कॉइल घूमती रहती है। कॉइल के घूमने से फ्लक्स चेंज होगा, बट नॉट विदाउट कॉस्ट। तो वी हैव टू स्पेंड समथिंग टू गेट समथिंग। तो अगर हमने बल्ब ऑन कर दिया है तो कंडक्टर को मोशन में ला के किया होगा। ठीक है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन में हम करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे मैग्नेट को मूव करके, चाहे कंडक्टर को मूव करके, दैट ऑलवेज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे बेटा कल हम। अभी मैं एक फॉर्मूला और छोटा सा डिराइव कर देता हूँ। इट इज रोटेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन ऑफ, अभी ट्रांसलेशनल मोशन की बात की थी, सीधा चल रहा था। रोटेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर in a magnetic field. Rotational motion of a conductor in a magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मैं ले लूं, पी क्यू ले लेता हूं इस बार। इस कंडक्टर को मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, कीपिंग वन एंड फिक्स्ड, ऐसे रोटेट करूंगा। ये लेंथ एल है सपोज। A conductor of length L is rotated in a uniform magnetic field B. ठीक है, सपोज ये कंडक्टर यहां से रोटेट करके, ये ऐसे रोटेट करके हम यहां ले आए। ये एंगल है डी थीटा। If the conductor is turned through a small angle d theta, then area swept by the conductor is कितना होगा? Conductor is turned through a small angle d theta, area swept by the conductor will be, बेटा ये लेंथ L है। अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, इसको आर्क बोल सकते हैं, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर विल बी 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, है ना। दिस इज जस्ट लाइक केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में भी हम एरिया की बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, आल्दो यहाँ भी आपके पास ऐसा ही कुछ है, dA/dt,
E इक्वल टू बी, अगर बी तो कांस्टेंट है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, इट इज एक्चुअली द एरिया विच इज चेंजिंग। तो इन स्मॉल टाइम डी टी अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हो गई, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल एट द सेंटर, तो एरिया कितना स्वीप किया, 1/2 L इंटू डी एस, हाफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अब एंगल की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बेटा ये आर्क है और ये रेडियस है, तो डी थीटा क्या हो जाएगा, डी एस बाय एल। तो डी एस कितना हुआ, डी एस हुआ एल इंटू डी थीटा। इट मीन्स दैट डी ए इक्वल टू 1/2 L इंटू डी एस की जगह क्या लिख दिया, L इंटू डी थीटा। इट इज रिटन एज L स्क्वायर डी थीटा। देखो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। डी ए बाई डी टी क्या होगा, therefore डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू, डी टी से डिवाइड कर दो, 1/2 L स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है बेटा डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। याद करो, जैसे डी एस बाई डी टी जो है दैट इज डी, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। So dA by dt will be equal to 1/2 L square into omega. What is this omega? D theta by dt, it is called as the angular velocity. So dA by dt equal to half of L square omega. ठीक है, अब देखना, the induced EMF is E equal to B into dA by dt. मैग्नीट्यूड लिख दो, the magnitude of induced EMF. Magnitude of induced EMF is B into dA by dt. What is dA by dt? 1/2 L square into omega. So आपके पास बेटा E क्या बन जाएगा, therefore E will be equal to 1/2 B L square omega. E equal to 1/2 B L square, रोटेशनल EMF भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि कंडक्टर के रोटेशन की वजह से हुई। जैसे कल जो था उसको क्या बोला था, मोशनल EMF। इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज दिस B, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने कंडक्टर को रोटेट किया है। व्हाट इज L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। देखो ध्यान से, अगर हम तेज घुमाएंगे तो एरिया जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो EMF ज्यादा होगी, और अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे घुमाएं, एंगुलर वेलोसिटी अगर कम है तो EMF भी कम होगी। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब इसका बेटा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना। कंक्लूजन क्या है कि कोई भी कंडक्टर चाहे ट्रांसलेशनल मोशन में हो जैसे पहले पढ़ा था, या अभी रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है, उसके अक्रॉस EMF डेवलप हो जाएगी। व्हेनेवर ए कंडक्टर इज रोटेटेड in a uniform magnetic field, it behaves as a source of EMF. It behaves as a cell, और वो EMF कितनी होती है, एक्सप्रेशन याद रखना, हाफ पी एल स्क्वायर ओमेगा।
जब सीधा जाता है तो BLV आया था पिछले वाला एक्सप्रेशन, यहाँ 1/2 BL² ओमेगा। देखो इसका एक यूटिलिटी क्या है बेटा, एक जो साइकिल व्हील होता है, साइकिल का जो टायर होता है उसका मैकेनिज्म समझना। ये साइकिल व्हील है, इसको बोलते हैं पोर्शन को रिम। रिम मतलब जिसके ऊपर रबर चढ़ा होता है उसको रिम बोलते हैं। और ये जो सेंटर वाला जो पार्ट घूमता है चेन वाले मैकेनिज्म से, इसको बोलते हैं एक्सेल, AXLE। और ये है रिम, ये भी मेटेलिक है और ये भी मेटेलिक है, ठीक है, रबर तो बाहर लगाया। इस रिम और व्हील का जो कनेक्शन है उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है, यहाँ साइक वायर लगे होती है, मेटेलिक वायर्स, यहाँ मेटल की वायर्स लगी होती हैं। इन वायर्स को क्या बोलते हैं, इन वायर्स को बोलते हैं स्पोक्स, ठीक है, रोटेशन में तो हेल्प करती हैं। बट अब इमेजिन करो इस साइकिल व्हील को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, यहाँ मैं कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दूं और इस साइकिल व्हील को घुमाना शुरू कर दूं, तो ये कंडक्टर सब घूमने लगेंगे। और जब ये सारे घूमने लगेंगे, each spoke will act as a cell. When a cycle wheel is rotated in a uniform magnetic field, साइकिल व्हील को जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, then each spoke of the wheel acts as a cell. शॉर्ट में लिख रहा हूं सेल, एक्चुअली इट इज सोर्स ऑफ EMF। पता चल गया, जो अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ हर एक स्पोक का EMF फाइंड करने के लिए। So depending on the direction of rotation, we are not interested कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, but depending on the rotation, अगर ये पॉजिटिव है दूसरे वाले का ये पॉजिटिव होगा, each spoke will act as a cell, ठीक है। और उसकी EMF E कितनी होगी, 1/2 BL² ओमेगा। एंड ये सारे के सारे सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस विल एक्ट लाइक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कैसे, देखो सबका पॉजिटिव टर्मिनल एज पर दिस डायग्राम, सबका पॉजिटिव टर्मिनल रिम पे है, all these cells are connected in parallel, और सबका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, एक्सेल पे। all these cells are connected in parallel। और ये भी हमने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम सिमिलर सेल्स लगाते हैं EMF सेम रहती है, द इफेक्टिव EMF विल बी 1/2 BL² ओमेगा। इफेक्टिव EMF कितनी होगी, हाफ बी, जितनी एक की है उतनी। तो पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में लगे होंगे तो एक का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है और ऐसे मान लो 20 स्पोक्स हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या बेनिफिट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये जो साइकिल व्हील है इट कैन सप्लाई करंट टू सम एक्सटर्नल सोर्स। जैसे यहाँ से एक वायर लगा के एक्सटर्नली यहाँ बीच में एक बल्ब लगा दूं तो वो बल्ब को ऑन किया जा सकता है। आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स आ गई साइकिल में लगाने के लिए। पहले क्या होता था, एक डायनेमो जैसा लगा होता था मैकेनिज्म, साइकिल का टायर घूमता था, करंट जनरेट होती थी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किए, एक छोटा सा मैग्नेट जैसा लगा के, तो करंट प्रोड्यूस होती थी और वो करंट सप्लाई होती थी बल्ब को। या आपने और भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो
एक मूवी आई थी आमिर खान की, 3 इडियट्स। उसको ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त जब लद्दाख पहुंचते तो लद्दाख में क्या कर रहे थे बच्चे पता है? अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक बच्चा साइकिल का टायर घुमा रहा था और दूसरा जो शीप की वूल निकाल रहा था विद द हेल्प ऑफ दैट रेजर। वो क्या है, वो यही मैकेनिज्म है। ये घुमाता जा रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रही है और वो करंट मिल रही है रेजर को, तो वो उससे कटिंग हो रही है उसकी। सो दिस इज ए वेरी प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि हम बिना सेल, बिना बैटरी खर्च किए थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप ये फिनोमेना पढ़ते जाओगे तो उस क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा जो फैराडे से पूछा गया, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। ठीक है, नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशंस। ठीक है, इसी तरह से और एप्लीकेशंस आगे चल के आती जाएंगी। सो वी कैन गेट करंट विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी बैटरी, बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। साइकिल व्हील को घुमाएंगे, मैग्नेट, यहाँ मैग्नेट रख दिया, जैसे यहाँ बाहर मैग्नेट रखा है, साइकिल का व्हील घुमाने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगी। देखो ना, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जितना तेज घुमाएंगे तब भी ज्यादा। तो अगर दोनों चीजें ही कर दें, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग रखें और घुमाएं भी तेज उसको, तो वी कैन प्रोड्यूस मोर करंट। ईएमएफ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली करंट भी ज्यादा होगी। बस आपको ये टेक्निकल पॉइंट यहाँ समझना है कि ये सारे के सारे सेल्स एक्चुअली पैरेलल में लगे हैं, तो ईएमएफ सेम ही रहेगी जितनी एक की है, बट बेनिफिट और क्या होगा, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इतना रखिए, हम कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।